मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है। जैसा कि काफी बच्चे जानते हैं, कुछ लोग नहीं परिचित हैं, तो उनको बता दूं, मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है और मैं आपको हिंदी इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूं। देखिए, आपने अपने जीवन में कुछ निर्णय बड़े सोच समझ कर लेने होते हैं। जैसे कि मुझे किस स्कूल में पढ़ना है, किस अध्यापक से पढ़ना है, अगर एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी तो किस अध्यापक के माध्यम से लेनी है, या फिर मैं कोचिंग ले रहा हूं किसी बड़े संस्थान से, तो किस संस्थान को मैं चुनूं। मार्केट में कई बड़े नाम भी होते हैं, मार्केट में कुछ छोटे नाम भी होते हैं, मार्केट में कुछ ग्रोइंग नाम भी होते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। और उसके बाद बड़ा निर्णय होता है कि भाई सही कॉलेज चूज करना, फिर सही करियर चूज करना कि मुझे किस प्रोफेशन में जाना है। और उसके बाद जो सबसे भारी भरकम निर्णय होता है कि जीवन साथी का चुनाव। जीवन साथी का चुनाव, तो ये उनमें से एक कुछ निर्णय जो थे उनमें से आपने एक लिया है। बहुत बधाई आपके लिए कि आप सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो जो हमने पिछली कुछ क्लासों में एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास और उससे इंपॉर्टेंट रचनाएं कर ली थी, है ना। कि हिंदी साहित्य की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का काल विभाजन, आदिकाल को आदिकाल क्यों कहते हैं, वीरगाथा काल क्यों कहते हैं, भक्ति काल क्यों कहते हैं, रीति काल क्यों कहते हैं, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग के बाद शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, फिर प्रयोगवादी। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके नोट्स आपके सॉफ्टवेयर पे अपलोड किए जा चुके हैं। क्या उस टॉपिक से आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछिए, उसके बाद हम अगला टॉपिक को शुरू करते हैं। उस टॉपिक से आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर मैं आज नया टॉपिक कराऊंगा, राष्ट्र। राष्ट्र का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत शानदार टॉपिक है। मुझे लगता है आप किसी का प्रश्न नहीं है। चलिए, तो अब मैं शुरू करता हूं आज का नया टॉपिक, राष्ट्र का स्वरूप, है ना। चलिए, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। 2 मिनट जरा मुझे दीजिए। 2 मिनट जरा मुझे दीजिएगा। ठीक है।
2 मिनट का समय दीजिए जरा, मुझे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको बात करता हूँ टीम से। 2 मिनट दीजिए। ठीक है। हम्म। हम टॉपिक आज चैप्टर करेंगे अशोक के फूल। ठीक है ना। उसके पश्चात हम करेंगे राष्ट्र का स्वरूप कैसा हो। देखिए, और ठीक हो गई है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसको हमें पता होना चाहिए उससे प्रश्न किस आधार पर आते हैं, है ना। तो देखिए, किसी भी पाठ से मैं एक नई और ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं आपको, जिससे गद्य गरिमा में, गद्य गरिमा में आपके लिए किसी भी पाठ से, गद्य गरिमा में आपके लिए किसी भी पाठ से एक तो व्याख्या आती ही आती है। एक किसी एक पाठ से व्याख्या आ जाएगी, जीवन परिचय आता है, ठीक है। और जो ये व्याख्या होती है ना इस पैराग्राफ से बच्चे, अच्छा एक बार मुझे, क्या आप सब सही देख पा रहे हैं ना? कोई इशू तो नहीं है स्क्रीन में? सुन पा रहे हैं ना? क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम मैं फील कर रहा हूं। अगर आपको सब कुछ ओके तो मुझे मैसेज करिए कि हाँ सर, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। जल्दी से मैसेज करो, फिर मैं कंटिन्यू करूँ आज क्लास। ओके, ओके, ठीक है। तो जो व्याख्या आती है कभी कभी, उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एक लाइन लिखी है, उसमें वर्ड आ गया है जलज, ठीक है, तो वो अंडरलाइन कर देंगे। अब इसमें ग्रामर भी पूछ लेंगे, इस जलज में कौन सा समास है ना। या पूछ लेंगे इस जलज का अर्थ क्या होता है, इसके पर्यायवाची बताइए। कुछ भी पूछ सकते हैं, ग्रामर तो जो आपके कोर्स में ग्रामर है उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो गद्य गरिमा का जो हिस्सा है, जिस जो गद्य वाला पार्ट है, उससे एक जीवन परिचय, एक व्याख्या, और जो पैराग्राफ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरीके से एक पार्ट से जो जो आने की संभावना होती है वो ये रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी पार्ट को करने से पहले, किसी भी चैप्टर को करने से पहले, कि जो उसके लेखक हैं, राइटर हैं, उनका जीवन परिचय, उनका जीवन परिचय, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2 मिनट का समय दीजिए। लेखक का जीवन परिचय, अशोक के फूल जो पाठ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी लेखक का जीवन परिचय करने से पहले उसको पूरा याद नहीं करते कि सर इन एक एक जो लाइन मिली होती है ना, जैसे मैं इस नोट्स में भी आपको दूंगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म ये हुआ वो हुआ, पूरा करके ये सब। लेकिन करना क्या होता है, उसका सोल्यूशन और सरल तरीका क्या है? डीओबी, उनकी डेट ऑफ बर्थ आप पता करिए जल्दी से, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। फिर उनके मदर का नेम, मदर नेम अगर दिया है तो ये हर चीज तो हो सकता नहीं दी हो ना। फादर नेम, पिता का नाम, उनकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, कितनी हुई है, कितना पढ़े हुए हैं वो, उनकी बुक्स या उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। उसके अलावा
आप उनका देखें, कोई उन्हें प्राइज मिला है तो, और उसके अलावा कोई जीवन में कोई इंपॉर्टेंट घटना हो, इसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट उनकी लाइफ का हो जो आपको मेंशन करना चाहिए, और फिर केवल उनकी डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ यानी अगर हमें ये 4-5 पॉइंट जो हैं अगर पता चल जाए तो किसी भी लेखक का जीवन परिचय हम बिना याद करे लिख सकते हैं। मैं एक नाम दे रहा हूं एक्स, क्या मैंने ये तरीका आपकी क्लास में एक्सप्लेन किया है? हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से। क्या मैंने ये तरीका आपकी क्लास में एक्सप्लेन किया है? अरे भाई जल्दी बोला करो यार, इतना सोच के भी चलोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, देखिए आप, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम एक्स है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है एक्स एक्स एक्स, सब कुछ एक्स एक्स है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे जीवन परिचय? श्रीमान एक्स हिंदी साहित्य के महान कवि, महान लेखक। श्रीमान एक्स का जन्म एक्स 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 यानी एक्स महीने की एक्स तारीख को सन एक्स में हुआ था। आप बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। आपकी प्रतिभा को इस तरह से देखा जाता है कि आपने अपने कम समय में बहुत ज्यादा ज्ञान सीख लिया था। जिस कोर्स को सामान्यतः, जिस परीक्षा को पास करने के लिए लोग 3 साल 4 साल लगाते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो, उसको आपने बहुत ही कम समय में तैयार करते हुए अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाया। आपके पिता का नाम मिस्टर जेड था और आपकी माँ का नाम मिस्टर पी था। ये माँ, आपकी माँ बहुत विदुषी थी, उनके विचारों का प्रभाव आपकी रचनाओं में दिखता है। आपके पिता चाहते थे कि आप एक ये बने, आप वो बने, लेकिन आपने हिंदी साहित्य में अपना योगदान करना ठीक समझा, और उसी का यह सुपरिणाम है कि हिंदी साहित्य को एक इतना बड़ा लेखक मिला। कुछ भी नहीं डेट आए, केवल और केवल हम बोले जा रहे हैं। तो केवल आपको करना क्या है कि आपको डेट ऑफ बर्थ, उनके मदर का नाम, उनके फादर का नाम, उनकी एजुकेशन कहाँ हुई है, उनको कौन कौन से प्राइज मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, और कोई बड़ा इंसिडेंट हो तो। बाकी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जो हिल हिल के पूरा पूरा पाठ तैयार करते हो वो नहीं किया जाता। जीवन परिचय पूरा याद नहीं किया जाता, समझ रहे हैं ना आप? तो ये है आपका डेट ऑफ बर्थ, और ये शॉर्ट में नोट्स तैयार करने का परिणाम। जीवन परिचय कभी याद नहीं किया जाता। क्लियर हुआ है ना? बोलो। क्लियर हो गया? ठीक है, गुड। अब हम क्या करते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो एक जीवन परिचय है, जिस आधार पर मैंने बताया है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, माफ कीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो हमने जीवन परिचय है, वो हम इसी मापदंड के आधार पर नोट करेंगे। पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और उनके माता का नाम, पिता का नाम, और फिर देखते हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले नोट करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ। इसी पेज पे लेते हैं हम, एंड डालते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी, ठीक है।
नंबर एक, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 19 अगस्त 1907 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बलिया में। 19 अगस्त 1907 को बलिया में हुआ। ठीक है, और इनके जो पिता थे, ठीक है, इनके जो पिता का नाम था वो आपको नोट करना है। नंबर 2 पर पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी। अनमोल द्विवेदी। अनमोल द्विवेदी क्या थे? संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत और ज्योतिष के विद्वान थे। ठीक है, इसके अलावा इनकी माता का नाम नहीं दिया है, ज्यादातर लोगों की माता का नाम नहीं दिया होता है। उसके बाद इन्होंने जो शिक्षा ली वो काशी चले आए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से इन्होंने 10th उत्तीर्ण किया, और भगवती देवी से इनका विवाह हो गया, जरूरी नहीं है। ठीक है, और ज्योतिष में इन्होंने आचार्य की उपाधि ली। ज्योतिष में मास्टर्स किया इन्होंने, MA किया है, यहां लिखते हैं आचार्य की उपाधि। ज्योतिष में इन्होंने आचार्य किया। ठीक है, फिर आपको एक चीज और देखनी है, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट इंसिडेंट किसी के जीवन का जो हुआ वो भी नोट करना है। ये रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, टैगोर से मिले तभी से साहित्यकार बने, मिलकर साहित्य लेखन का निश्चय किया। साहित्य लेखन का निर्णय। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 1950 में ये BHU में हिंदी के प्रोफेसर बने। हिंदी के प्रोफेसर बने। ठीक है ना, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, पिछली स्क्रीन को आपको छूट गया हो तो। ठीक है, हो गया नोट? चलिए, फिर एक देखें, BHU में हिंदी के प्रोफेसर बने और इन्हें पद्म विभूषण मिला। ठीक है, 1957 में क्या मिला? पद्म भूषण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, पद्म भूषण मिल गया इन्हें, पद्म पुरस्कार। बहुत सम्मान की बात होती है भाई, पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म भूषण। ठीक है, ये मिल गया। मैंने कहा ना प्राइज आपको याद रखना पड़ेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके अलावा जो इनकी डेट ऑफ डेथ है वो है 4 फरवरी 1979। इस दिन साहब की मृत्यु हो गई।
अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है रचनाएं। बस सबसे पहला है इनका सूर साहित्य, दूसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका, नंबर 3 है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। सारी नहीं करनी होती, कुछ इंपॉर्टेंट, क्यों लिखते तो बहुत रहते हैं ना, ये कभी इतने महान होते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मृत्युंजय रविंद्र। बस इतनी काफी। 5-5 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए हर लेखक की, हर कवि की। एक और लिख लीजिए जो अच्छी है, थोड़ी फेमस है, उसके बिना रहा नहीं जा रहा मुझसे। कालिदास की लालित्य योजना, लालित्य योजना, कालिदास की लालित्य योजना। क्लियर है? नोट हो गया तो बताओ फ्रेंड इस चीज को। फिर इसी को जीवन परिचय का आधार बनाकर पूरा जीवन परिचय पढ़ते हैं, फिर एक दो व्याख्या करते हैं जल्दी से। गुड। अब देखो, अब क्या बोलेंगे? हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार, आलोचक और अपनी लेखन विधा के लिए अलग छवि बनाने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। आपके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। क्योंकि आपके पिता संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, तो आपका भी इन विषयों के प्रति लगाव स्वाभाविक था, और आपके द्वारा ऐसे अनेक पाठ्यक्रमों का, ऐसे अनेक विषयों का अध्ययन किया गया जो ज्योतिष विज्ञान में आपको विद्वान बनाते थे आपने। ठीक है, और फिर 2-4 बातें और लिखोगे कि बचपन में एक बार ऐसा हुआ, बचपन में ऐसा हुआ। बचपन में एक बार आप जब छोटे थे तो आपने पिता को किसी व्यक्ति का हाथ देखते हुए देखा, और आपके बचपन में मुंह से निकल गया था कि मैं भी ज्योतिषाचार्य बनूंगा। इस बात को आपके पिता ने गंभीरता से लिया और आपकी शिक्षा दीक्षा भी उन्हीं आधारों पर कराई गई। ठीक है, अब लिखेंगे शिक्षा दीक्षा हरी डालोगे, क्योंकि आप बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, मल्टी टैलेंटेड यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इसीलिए आपके पिता ने आपके लिए आपके घर, आपके जिले के पास बनारस जिले में काशी हिंदू विद्यापीठ में पठन और पाठन के लिए भेजा। आपने वहां से 10वीं की परीक्षा पास की, उसके बाद बीएचयू से ही, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ही आपने 12th की यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा प्राप्त की। क्योंकि आप अपने अध्ययन में बहुत श्रेष्ठ थे, आपको अपने विषय का ज्ञान था, इसीलिए आप बचपन से भी ज्योतिष विषय के प्रति लगाव रखते थे, इसीलिए आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, आचार्य की उपाधि प्राप्त की। एक दिन आपका गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से आपकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात ने आपके जीवन पर इतना गहरी छाप छोड़ी कि उस दिन से आपने हिंदी साहित्य में लेखन करने का निर्णय ले लिया। और यह महान निर्णय
यह एक छोटा सा निर्णय हिंदी साहित्य को इतना सब कुछ दे जाएगा, यह किसी ने कालांतर में नहीं सोचा था। आपके द्वारा की गई रचनाएं, आपके द्वारा की गई आलोचनाएं, आपके द्वारा लिखा गया साहित्य हिंदी साहित्य में आपको उन अग्रणी कवियों, जो उन कवियों में अग्रणी बनाता है जो आपके समकालीन थे और हिंदी साहित्य में बहुत सम्मान प्राप्त करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पर नियुक्त किया गया। तत्पश्चात आपको पंजाब यूनिवर्सिटी से बुलावा आया और आपने वहां जाकर भी अपनी सेवाएं दी, और इस प्रकार आपने अपना संपूर्ण जीवन पठन और पाठन में लगाते हुए ना ही हिंदी साहित्य को ही नहीं बल्कि अपने देश को और समाज को भी अपने ज्ञान के माध्यम से नई राह दिखाने का लगातार प्रयास किया, और उसमें आप काफी हद तक सफल भी रहे। आपको आपके योगदान के लिए, आपके महान कार्यों के लिए, आपकी रचनाओं के लिए 1957 में पद्म भूषण तत्पश्चात साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य को एक नई उड़ान देने वाले, हिंदी साहित्य में बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी, कम समय में बहुत कुछ लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने वाला यह सूर्य 4 फरवरी 1979 को, ये 79 है बेटा, ये 79 1979 को हम सब से सदा के लिए विदा हो गया। हम सबसे सदा के लिए विदा हो गया। अब लिखेंगे आप साहित्यिक योगदान या रचनाएं, दोनों ही हेडिंग सेम होते हैं। फिर आप लिखेंगे आपकी अद्भुत प्रतिभा से शायद हिंदी साहित्य का कौन सा विद्यार्थी है जो परिचित नहीं होगा। आपने जो भी लिखा बहुत शानदार लिखा, अद्भुत लिखा, और जितनी आपने आलोचनाएं लिखी, जितना आपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो आज भी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए पठन और पाठन में इतना मदद करता है कि वह हिंदी को नजदीकी से जान पाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 लिख दो, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मृत्युंजय रविंद्र, कालिदास की लालित्य योजना। ठीक है, कालिदास की लालित्य योजना। क्लियर हो गया? प्रेम रचना लिख दी, बस खत्म हो गया जीवन परिचय। कभी कभी एक चीज और कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ना, इन्हें पद्म भूषण और हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो इसको आप ये कर सकते हो एंड में, बिल्कुल एंड में, जैसे यहां पर खत्म हो गया रचनाएं, उसका लिख दोगे साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान, तो वहां पर भी आप डाल सकते हो। ये एक स्वतंत्र विधा है जीवन परिचय लिखना, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक निश्चित फॉर्मेट ही हो, जैसे चाहे वैसे लिखिए। साहित्य में स्थान में आप लिखोगे कि आपके माध्यम से जितनी रचनाएं लिखी गई वह हिंदी साहित्य में एक नया मील का पत्थर साबित हुई, आपने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी। उसके पश्चात रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास, वो काफी हद तक आगे आने वाली पीढ़ी को यह बताती है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कितना समृद्ध था, उसका आरंभ कब से हुआ, और कौन कौन से समकालीन कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। एक समग्र अध्ययन अगर किसी को करना हो हिंदी साहित्य का, तो आपके हिंदी साहित्य की भूमिका से समझ सकता है। आपने सूर साहित्य पर अपना चिंतन लिखा, वह भी एक अनूठी रचना है। जिस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगातार सूर्य, तुलसी और उन सब पर आलोचना समालोचना लिख रहे थे, आप भी उसी समय में ऐसे साहित्य पर सटीक और बिंदुवार तरीके से चिंतन और मनन करते हुए हिंदी साहित्य को नया रूप और नया आकार दे रहे थे। आपके इसी योगदान के लिए सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा आपको पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया, और तत्पश्चात आपको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। बस खत्म, यहां पे जीवन परिचय आगे खत्म हो जाता है। लिख लेंगे जीवन परिचय, नहीं लिख लेंगे? ये बताइए।
हाँ या ना बोलो आप, हाँ या ना बोलो। हो जाएगा या नहीं? गुड, गुड, समझ में आएगा। अब इसको आप एक अगर सैंपल के तौर पर देखना चाहें तो देख सकते हैं, वो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। देखो सब कुछ दिया है। अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः संस्कृत शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई, वगैरह 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 वगैरह, सब कुछ वही है बेटा। और देखो कब कब आया ये भी मैंने मेंशन किया है, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कोई साल नहीं छूटा है जिस साल आया ना हो। ये इतना इंपॉर्टेंट है ये। और हिंदी में तुलसी और सूर, इन दोनों में से एक रखा मिलता है अगर सिलेबस में होते हैं तो। रिहाना पीडीएफ मिलेगा जहां आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हो उसके जस्ट बराबर में, जस्ट बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं कुछ व्याख्याएं। देखो ये तो सब आपको पढ़ना है, हम सीधे व्याख्या वाले खंड में पहुंचते हैं। अब देखें, भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुस्तक का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुस्तक का कोई नाम ही नहीं था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एका एक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। किसकी बात हो रही है भाई, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है इसमें? अशोक की बात हो रही है। यहाँ फूल का मतलब क्या होगा, यहाँ फूल का मतलब क्या होता है? अशोक के फूल, फूल जानते हैं अस्थि अवशेषों को भी कहा जाता है, अस्थि अवशेषों को भी फूल कहा जाता है, ध्यान रखना है इस बात को। खैर, अब इसको हमें व्याख्या, पहले तो इस पाठ के लेखक का नाम बताएं और पाठ का नाम। तो हम लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य गरिमा नामक खंड से लिया गया है और इसका शीर्षक अशोक के फूल हैं तथा इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन का भाग वो खत्म हो गया। फिर आया रेखांकित अंश की व्याख्या। हम ये मान के चल रहे हैं कि रेखांकित अंक शुरू से ही है भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुस्तक का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुस्तक का कोई नाम नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्य में जिस शोभा सौकुमार का भार प्रवेश था वह कहाँ था। इतना अंडरलाइन कर लेते हैं। इसकी व्याख्या देखो कैसे करते हैं। उपयुक्त गद्यांश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय इतिहास के चंद श्रेष्ठ शासकों में से एक अशोक की बात कर रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अशोक को उतना सम्मान नहीं मिला जितना कि उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उनके वो एक अच्छे प्रशासक थे और उनके द्वारा किए गए जन कल्याण के कार्य आज भी अद्वितीय हैं।
उनके अलावा इतनी लोकतांत्रिक और इतना जन कल्याणकारी राजा या सम्राट अकबर के अलावा कोई नहीं हुआ। आचार्य, अब यहां से लिखना शुरू करना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, अब यहां से अंडरलाइन वाली बात शुरू करनी है, भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुस्तक का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। वो कहते हैं कि भारतीय साहित्य में जिस तरह से अशोक आए और एकदम गायब हो गए, वो एकदम नाटकीय लगता है। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कालिदास से पहले किसी ने अशोक को अपनी रचना का हिस्सा नहीं बनाया या किसी ने अशोक को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन जिस आधार पर कालिदास से पूर्व दिखाई देते हैं और कालिदास के पश्चात एकदम गायब दिखाई देते हैं, यह अत्यंत नाटकीय है। परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह कहां पर है। लेकिन अशोक को जितना सम्मान के साथ, जितना स्पष्ट और जितना सटीक व्याख्या कालिदास के साहित्य में मिलती है, उतना किसी और साहित्य में नहीं मिलती। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है। उस प्रवेश में ऐसा लग रहा है मानो जिस प्रकार से कोई नई नवेली वधु पहली बार घर में प्रवेश करती है, तो जो व्यवहार वह पूरे परिवार से एक्सेप्ट करती है, उम्मीद करती है, पूरा परिवार उस नई वधु से उम्मीद करता है, उसी प्रकार का कुछ दृश्य देखने को मिल रहा है। क्योंकि इतने समय के बाद अशोक का जो संपूर्ण जीवन चरित्र है वो हिंदी साहित्य में किसी भी साहित्य में देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही संतोषजनक है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। फिर वो कहते हैं अचानक ही कालिदास के बाद ये मुसलमानी सल्तनत आई, उसके बाद किसी ने भी इस अशोक के बारे में चर्चा ही नहीं की। अकबर की सब बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है, लेकिन अशोक के बारे में किसी ने इतनी चर्चा नहीं की जितना वो डिजर्व करते हैं। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध और विक्रमादित्य का, बोले नाम ऐसा नहीं, लोगों को पता नहीं था कि अशोक कौन थे, कितने महान थे, लेकिन उसी प्रकार से जितना बुद्ध को, महात्मा बुद्ध के बारे में 4-5 बातें कर ली, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय उसके बारे में बात हो गई, बहुत शानदार शासक हुए। तो अशोक के संग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्राट अशोक के साथ हुए एक विशेष प्रकार के भेदभाव को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो बताना चाहते हैं कि अशोक को उतना सम्मान हिंदी साहित्य या किसी भारतीय साहित्य में नहीं मिला जिस सम्मान के वे हकदार थे। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अशोक को जो सम्मान कालिदास जी ने दिया वैसा सम्मान किसी और साहित्यकार ने नहीं दिया, क्योंकि इतना स्पष्ट और निष्पक्ष वर्णन शायद ही अशोक के बारे में किसी भी साहित्यकार ने किया। क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरा, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है, तो देख लीजिए। अशोक का पुष्प इसी लाइन में मिलेगा आपको। अशोक का पुष्प कहां पे है, देखो तुरंत जल्दी से उत्तर बताओ। अशोक का पुष्प कालिदास के काव्यों में उसी शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है जिस प्रकार से नववधु गृह में प्रवेश करती है। क्लियर हो गया? दूसरा देखें, अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका, जब मुसलमानी सल्तनत एकाएक भारत में प्रतिष्ठा के साथ स्थित हुई। अशोक के फूल को सिंहासन से चुपचाप उतार के फेंक दिया गया। लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है? लेखक ने अशोक के बारे में जो साहित्य में मिलता है उसके पश्चात एकदम अशोक के नाम का गायब हो जाना या अशोक के नाम का कहीं वर्णन ना मिलना एक नाटकीय ढंग लगता है, क्योंकि इतने महान साहित्यकार के बारे में कोई क्यों नहीं लिखता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है, इनके उत्तर आपको यहां पर मिल जाएंगे। ये देखिए, है या नहीं है? ठीक है। ऐसे ही आपको अब करना क्या है मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, जीवन परिचय मैंने आपको बता दिया, जीवन परिचय आप करोगे। जीवन परिचय करने के पश्चात आप एक काम और करना,
एक काम और करना आप कि इसकी जितनी व्याख्याएं हैं वो सारी की सारी आप तुरंत आज जाने के बाद ही लगाइएगा, ठीक है ना। और जब आप लगा लेंगे तो फिर उसके बाद बताना कि सर इस व्याख्या में यहां दिक्कत हुई, सर इस व्याख्या में हमें यहां दिक्कत हुई, ठीक है ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप बताओ। हाँ भाई बताओ, हो जाएगा नहीं। ठीक है, एक व्याख्या और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। कहते हैं दुनिया बड़ी भुड़क्कर है, केवल उतना ही याद रखती जितना उसको स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वास्थ्य का अखाड़ा ही तो होता है। गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम आप बता देंगे, कोई बहस की बात नहीं है, पूरा पैराग्राफ की व्याख्या करनी है। सबसे पहले व्याख्या कैसे करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस बात को लेकर बड़े आश्चर्यचकित हैं कि हिंदी भारतीय इतिहास में अशोक जैसा महान सम्राट होते हुए भी उसके बारे में इतिहास में ही नहीं बल्कि साहित्य में भी चर्चा ना के बराबर की गई है। वो इसे नाटकीय बताते हैं और वो कहते हैं कि दुनिया कितनी भुलक्कड़ है कि अपने ही समाज के, अपने ही देश के इतने बड़े सम्राट को जिसने भुला दिया है। वो ये कहते हैं कि दुनिया केवल उतना ही याद रखती है जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, और वह जानती है, दुनिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि दुनिया अशोक से किसी प्रकार के स्वार्थ की सिद्धि को नहीं पा रही है, इसीलिए उसको याद करने का कोई मतलब उनके आधार पर नहीं बनता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात पर चिंता जब व्यक्त करते हुए या क्षुब्ध होकर ये कहते हैं कि जिससे किसी का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता ये उसे फेंक कर आगे बढ़ जाती है, इसीलिए क्योंकि अशोक से भी इनका स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई, स्वार्थ नहीं सधा, इसीलिए इस दुनिया ने, इस समाज ने, इस देश ने अशोक को याद नहीं रखा। और वह अंत में निराश होते हुए क्षुब्ध होकर कहते हैं कि सारा संसार तो स्वार्थ का ही अखाड़ा होता है, अर्थात कि संसार में सब कुछ स्वार्थ के हैं, यानी स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह नीति। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, कहेंगे तुलसीदास जी ने भी कहा है कि स्वार्थ के लिए ही प्रत्येक व्यक्ति आपसे प्रेम करता है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह नीति। सुर नर और जन यानी प्रत्येक व्यक्ति की यही नीति है कि स्वार्थ के लिए वो आपसे प्रेम करेगा, अन्यथा नहीं। अगला पॉइंट है, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। आप कहेंगे अशोक को विस्मृत करने का आधार अशोक से किसी प्रकार के स्वार्थ का ना सधना है। उसका स्वार्थ कहाँ सधता है, याद रखती जितने से उसका स्वार्थ सधता है, अशोक से स्वार्थ नहीं सधना। अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया, बता दिया। लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, लेखक ने दुनिया का व्यवहार इस तरह का बताया है कि दुनिया बहुत ही भुलक्कड़ है, जिस व्यक्ति से कोई स्वार्थ नहीं होता उसे यह फेंक कर आगे बढ़ जाती है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, सारा संसार, संपूर्ण संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो, हो जाएगा नहीं। चलिए तो अब क्लास को मैं एंड करता हूं, बाकी बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। अपना और परिवार वालों का ध्यान रखिए। थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू हो गया था, और कुछ टेक्निकल इशू था, कुछ यहाँ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे आसपास, तो मैं उसको थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।